हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने गमले के लिए मिट्टी बनाने वाले हैं। जब हम अपने गमलों में सब्जियों को लगाते हैं तो मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी न्यूट्रिशन रिच हमारी मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा सब्जियां हम घर पर अपने गमलों में तैयार कर सकते हैं। आप ये जो भिंडी के पौधे देख रहे हैं ना, ये भी हमने इसी तरह से मिट्टी बनाकर तैयार किए थे, जैसी मिट्टी आज हम अपनी वीडियो में बनाने वाले हैं। जब हम ज़मीन में पौधों को उगाते हैं तो सिंपली हमें उसकी गुड़ाई करके कंपोस्ट ऐड कर हम पौधे लगा सकते हैं। तब ज़्यादा कुछ हमें मिट्टी में ऐड नहीं करना पड़ता है। पर जब हम गमलों में अपने पौधों को लगाते हैं तो हमें गमलों में कई सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से न्यूट्रिशन रिच बन जाए और अच्छी तरह से हम अपने पौधों को उगा पाएँ। और जिस तरह की मिट्टी आज हम बनाने वाले हैं, अगर आप भी इसी तरह की मिट्टी बनाएंगे तो आपके पौधे कई तरह की बीमारियों और कीड़ों से भी बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने कैसी मिट्टी अपने गमलों के लिए लेनी है। आपके एरिया में जिस तरह की भी मिट्टी अवेलेबल हो, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, चाहे वो रेड सॉइल हो, चाहे जैसी भी मिट्टी अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। इस तरह से मिट्टी अगर पत्थर के जैसी हार्ड हो तो आप उसे पानी डालकर भी नरम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिट्टी में हैं तो आप उसे छान कर निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जड़ों को फैलने नहीं देते हैं। अगर कंकड़ पत्थर ज़्यादा नहीं हैं तो आप उन्हें हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं। पुराने गमलों की मिट्टी को भी हम इसी तरह से दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं, उसे दोबारा से न्यूट्रिशन रिच बना सकते हैं। बस उसे आप 2 दिन तक धूप दिखा दें ताकि उसमें फंगस की या और भी किसी तरह की बीमारियों की कोई भी परेशानी ना रहे। मिट्टी 50% की रेशो के हिसाब से लेनी होती है। जितनी मिट्टी आपके गमले में आती है उसका 50% हमें लेना होता है। तो सबसे पहले हमने ली है मिट्टी। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है गोबर की खाद, जिसे हम काउडंग कंपोस्ट भी कहते हैं। हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट को भी हमने 50% की रेशो में लेना है। इसे हम 40% की रेशो के हिसाब से भी ले सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट सबसे बेहतरीन खाद में से एक है, क्योंकि इसमें सभी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपके पास कोई और खाद नहीं है तो आप सिर्फ गोबर की खाद को मिलाकर भी अपने गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और गोबर की खाद हम सभी तरह के पौधों में आसानी से डाल सकते हैं। इसका हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसे हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद कम से कम 1-2 साल पुरानी होनी चाहिए। जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे पौधों पर देखने को मिलेंगे और ये बड़ी आसानी से हमें कहीं भी मिल सकती है। आप इसे आजकल ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। 50% रेशो के हिसाब से हमने जो मिट्टी ली है उसमें हम 50% काउडंग कंपोस्ट को ऐड करने जा रहे हैं। काउडंग कंपोस्ट रिच इन नाइट्रोजन होता है और इसमें पोटाशियम और फास्फोरस भी होता है, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करता है, उसे तेज़ी से बढ़ने में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम इसमें मिलाएंगे वो है सैंड, जिसे हम बालू मट्टी भी कहते हैं। इसकी रेशो हमने 10 से 15% लेनी है और इसे मिलाना पौधों में बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। भुरभुरी मिट्टी पौधों की जड़ों को फैलने में मदद करती है और ये पानी को भी सारे गमले में सारी जगह पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए सैंड को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। आप गमलों की मिट्टी सिर्फ इन 3 चीज़ों को मिलाकर भी बना सकते हैं, यानी आप सिर्फ मिट्टी, सैंड और गोबर की खाद मिलाकर भी अपने गमलों की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हम इसमें मिलाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं तो आप मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ हम इसमें मिलाने जा रहे हैं ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसे हमने घर पर ही तैयार किया था। किचन वेस्ट कंपोस्ट को कैसे तैयार किया जाता है इसकी कंप्लीट वीडियो चैनल पर है। आप वहां से ये देख सकते हैं कैसे हमने इसे तैयार किया था और सिर्फ ये 1 महीने में बनकर तैयार हो गई थी। किचन वेस्ट कंपोस्ट की जो रेशो लेनी है आप 5% से लेकर 10% तक इसमें ऐड कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट में सभी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें मिलाने जा रहे हैं वो है नीम खली, जिसे हम नीम केक भी कहते हैं। नीम केक अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम के पत्तों को सुखाकर उसे ग्राइंड करके उसके 1-2 चम्मच भी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं।
नीम केक हमारे पौधों को फंगस से, चींटियों से बचाता है और उसके साथ साथ ये हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक की ऐड करेंगे, जिसे हम सरसों की खली भी कहते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उसके साथ साथ सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी फर्टिलाइज़र हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने मिक्सचर में, सभी वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र हमने ऐड नहीं किया है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सब्जी वाले पौधों और फूलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे ऐड करने से पैदावार सब्जियों की ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो चीज़ हम मिलाने जा रहे हैं वो है बोन मील। बोन मील की हम 1 से 2 मुट्ठी इसमें मिला सकते हैं। आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या बोन मील में से दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इन दोनों की जगह स्टोन डस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जो हमें कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे हल्दी, जिसे हम टर्मरिक भी कहते हैं। 1 से 2 चम्मच आप सारे मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक के जैसे काम करती है और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे हल्दी हमारे घावों को ठीक करने में मदद करती है, उसी तरह ये पौधों के घावों को भी ठीक करने में मदद करती है। इसके बाद जो चीज़ हम अपने मिक्सचर में मिलाने जा रहे हैं वो है फंजीसाइड। फंजीसाइड का 1-1.5 चम्मच आप पूरे मिक्सचर में मिला सकते हैं। फंजीसाइड हमारे पौधों को फंगस से बचाता है। इसकी जगह आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, उसका भी 1-2 चम्मच इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप राख का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। उसमें भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद जो हम चीज़ मिलाएंगे वो है सूखे हुए पत्ते। आप 10% की रेशो के हिसाब से सूखे हुए पत्ते ऐड करें। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते नहीं हैं तो आप कोकोपीट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करने में हेल्प करती है और सूखे हुए पत्तों की हम अपने प्लांट्स पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये हमारे प्लांट्स को मल्चिंग करने से ठंडक पहुंचाते हैं। जितने भी सूखे हुए पत्ते हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएंगे और हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेंगे और ये हमारे मिक्सचर को हल्का बनाने में हेल्प करेंगे। सारे मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिट्टी के कलर को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी न्यूट्रिशियस रिच हमारी मिट्टी बनकर तैयार हुई है। इस मिक्सचर में हम अपना एक सब्जी का पौधा लगाने जा रहे हैं। वीडियो में आगे देखते हैं कौन सा प्लांट हम इस मिक्सचर में लगाने जा रहे हैं। कोशिश करें सब्जी वाले पौधों को लगाने के लिए बड़े साइज़ का गमला ही यूज़ करें। आप इस तरह की पेंट की बकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और जो बकेट ली है उसके नीचे अच्छे से ड्रेनेज होल कर लिए है ताकि पानी उसमें अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। ड्रेनेज होल्स को आप कवर करके ही मिट्टी में इसमें भरें ताकि ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो जाएं। चलिए अब जो हमने न्यूट्रिशियस रिच मिक्सचर तैयार किया है उसे अब हम भर लेते हैं अपने गमले में और इसमें हम अपने फूलों वाले पौधों को भी लगा सकते हैं। आज हम इस मिट्टी में अपने बैंगन के पौधे को लगाने जा रहे हैं जो हमने परचेज़ किया है नर्सरी से। आप इस तरह का पौधा 10 से 15 रुपये में किसी भी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के पॉटिंग मिक्सचर में आप किसी भी तरह के सब्जियों वाले पौधों को लगा सकते हैं, चाहे वो बैंगन के पौधे हैं, चाहे वो टमाटर के पौधे हैं। ये सभी के लिए एकदम उपजाऊ मिट्टी बनकर तैयार हुई है। ज़्यादा गर्मी का मौसम है इसलिए मैं रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं एज इट इज़ ही इसे मिट्टी में लगा दूँगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी के मौसम में पौधे के सूखने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए इसकी जड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए एज इट इज़ ही इसे गमले में लगा दें। बैंगन का पौधा हमारा मिक्सचर में लगकर तैयार है। जब भी आप किसी प्लांट को किसी भी पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं, लगाने के बाद आप उसमें अच्छे से वाटरिंग कर दें ताकि सारी एयर पॉकेट्स अच्छे से निकल जाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।